हाय, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन रिक्वेस्ट किया गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ अ माउंटेन बाइक shown in figure can be represented as two parallel springs, each with stiffness of 2500 Newton per meter and two parallel damper, each with damping coefficient of 220 Newton second per meter. The front suspension supports a mass of 35 kg. The bike strikes the ground with downward velocity 1.5 meter per second. और फिर ये बाइक का स्केच दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो इसकी डायग्राम बनेगी वो ये बनी हुई है। क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है मैं उसको डायग्राम पे आपको समझाता हूं। ये माउंटेन बाइक की फ्रंट साइड आपको नजर आ रही है, ये बाइक का हैंडल है और ये दो सस्पेंशन है, ये दोनों पैरेलल है। सस्पेंशन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक उसकी स्टिफनेस, यानी कि आपको इसकी स्टिफनेस यहां एक स्प्रिंग की शेप में नजर आ रही होगी, और डैम्पर को जो अप डाउन ऑसिलेट करता है, मूव करता है, वो डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है। यहां पर उसकी वैल्यू C आपको नजर आ रही है। और जो मास की बात हुई है इस क्वेश्चन में, एक्चुअली वो इस बाइक का हैंडल है। इस बाइक के हैंडल का जो मास है वो यहां पर एक ब्लॉक की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। ये जो मास है ये स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड के साथ विद डाउनवर्ड वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा होगा जो माउंटेन बाइक है वो इसीलिए बनाई जाती है कि अगर सरफेस जो है वो अनइवन आ जाए, यानी कि रफ रोड आ जाए या रफ सरफेस आ जाए या कोई रेस लग रही है किसी जगह पे, तो उसकी जो सस्पेंशंस हैं वो उस बाइक को डिसबैलेंस ना होने दें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सस्पेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो डैम्पर से रिलेटेड है, सस्पेंशन से रिलेटेड है, वो इसीलिए डिज़ाइन किया गया ताकि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको इनकी अफादियत का बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंदाज़ा हो सके। ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है हम उसको देखते हैं। ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। स्केच द फ्री बॉडी डायग्राम। हमने सबसे पहले माउंटेन बाइक की फ्रंट साइड की फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करनी है। उसके बाद हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करने के बाद हमने उसकी डैम्पिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। डैम्पिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद हमने ये बताना है कि जो डैम्पिंग रेशो का रिजल्ट है वो सिस्टम को ओवर डैम्प कर रहा है या अंडर डैम्प कर रहा है या फिर क्रिटिकली डैम्प्ड कर रहा है। ये तीनों चीजें डैम्पिंग रेशो के रिजल्ट में हमने बतानी है। उसके बाद हमने जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, सिस्टम का जब रिस्पॉन्स आएगा, जब माउंटेन बाइक जमीन पर हिट होगी, हिट होने के बाद जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है वो इस इक्वेशन से जाहिर किया जाता है। इसमें ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। b एज ए कांस्टेंट वैल्यू हम लेंगे। एक्सपोनेंट की पावर में ये जीटा, अगेन हमारे पास डैम्पिंग रेशो होगा, जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओमेगा n जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की। t फॉर टाइम होगा, हम टाइम की वैल्यू भी लगाएंगे यहाँ पे। साइन ऑफ फंक्शन, जाहिर बात है कि जो ऑसिलेशन होती है उसके लिए जो वेव फंक्शन हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो साइन ऑफ फंक्शन होता है। उसमें ओमेगा डी जो है ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, वो मालूम करनी होगी।
टाइम हमारे पास मालूम होगा, ये फेज का डिफरेंस है, इसको भी हम मालूम करेंगे। ये सारी चीजें हम इसके अंदर मालूम करेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करके हम इसका न्यूमेरिक रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद हमने इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइडर बतानी है। उसका मतलब ये है कि जो पर्सन इस बाइक को चला रहा है, जब अनइवन सरफेस से वो गुजरेगा तो बाइक ऑसिलेट करेगी। बाइक की जो ऑसिलेशन है वो उसको डिस्प्लेस कर सकती है, टुवर्ड्स हेयर, अप डाउन, आगे पीछे, किसी भी तरफ वो गिर सकता है। तो ये चीज उसकी डिस्प्लेसमेंट है। उसकी डिस्प्लेसमेंट हमने बतानी है कि उसको इन ऑसिलेशन से कितना रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद हमने ये बताना है कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट हम कितना इंक्रीज करें कि इस ऑसिलेशन की जो राइडर को फेस करनी पड़ रही है उसकी प्रिवेंशन हो सके। क्वेश्चन की जो पहली डिमांड थी वो थी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो बॉडी गिवन हो उसका स्केच बनाना है। खुशकिस्मती से इस क्वेश्चन में हमें स्केच गिवन था, तो ये स्केच था उस बॉडी का। दूसरा आपने ये करना है कि उस बॉडी का जो एक्सटर्नल सोर्स है फोर्सेस का, उसको खत्म करना है। आपने देखा होगा जो डायग्राम हमें गिवन थी उसमें जो ये ग्राउंड स्टेट आपको नजर आ रही है, एक्चुअली ये जमीन की तरफ से इस बॉडी के ऊपर, इस मास के ऊपर इन सस्पेंशंस का रिस्पॉन्स है। ये एक्सटर्नल फैक्टर होगा इस फोर्स का, हमने इसको खत्म करना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उसको खत्म करने के बाद इस बॉडी के ऊपर जो एक्शनेबल फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं और उनके रिस्पॉन्स में जो रिएक्शनेबल फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं। एक क्लू इस क्वेश्चन में गिवन था कि ये मास डाउनवर्ड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि ये मास नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसमें हमारे लिए जो एक्शनेबल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। फर्ज करें मैंने उसको नाम दे दिया F1 का। इसके रिस्पॉन्स में ये जो सस्पेंशंस हैं इनकी आपने लेबोरेटरी में, मैकेनिकल लैब में इनकी थ्योरी ये पढ़ी होगी कि ये वाइब्रेशन को जज़ब करती हैं, अपने अंदर काबू करती हैं और उस बॉडी को ऑसिलेट होने से रोकती हैं। तो ये जो सस्पेंशंस हैं ये रिस्पॉन्स देंगी इस एक्शन का। इट मीन्स कि ये हमारे पास रिएक्शनेबल फोर्सेज हैं, दोनों तरफ पैरेलल रिएक्शनेबल फोर्सेज होंगी। फर्ज करें मैंने इनको नाम दे दिया F2 एंड F3 का। तो हमारे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी वो ये बनेगी। उसके बाद हमसे पूछा गया कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेवलप करें। इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करने से पहले कुछ चीजें हमने करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बारी बारी उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस बॉडी की हम इक्वेशन ऑफ मोशन बना रहे हैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप हो चुकी है, उसका स्केच हमारे पास है। तो हमारे पास ये इस वक्त जो कंडीशन है ये फ्री बॉडी डायग्राम का स्केच है, वो हमारे पास अवेलेबल है। सेकेंडली आपने ये देखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए जो आपके पास एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है बॉडी का वो कौन सा है, उसके बाद वेलोसिटी वाला पोर्शन कौन सा है और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट वाला है वो पोर्शन कौन सा है। इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तीन चीजें ही आपको मिलेंगी, एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ये तीन चीजें हमने लेबल करनी है। तो यहां पर ये जो पोर्शन है हमारा, ये मास वाला जो पोर्शन है ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये इन वाइब्रेशन को बर्दाश्त करेगा और एक्सेलरेट करेगा। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास एक्सेलरेटिंग पोर्शन है इस बॉडी का, इसको हमने एक्सेलरेटिंग पोर्शन रखना है।
और उसको मैं एक्सेलरेशन को मैं शुरू में बता चुका था कि हमने डबल डॉट एक्स से जाहिर करना है। उसके बाद जब हम नीचे आए तो ये जो सस्पेंशन है इसका जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वो हमारे पास c था, और इस जो ये वाली सस्पेंशन है इसका जो स्टिफनेस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस, वो k थी। इसी तरह इस तरफ वाला जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वो c, और इस तरफ वाले जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है वो k है। हम इनको लेबल कर देते हैं। इस c को इस फोर्स के अकॉर्डिंग मैं C2 लिख देता हूं, इस k को क्योंकि इसी के साथ अटैच है, इसी का हिस्सा है, तो मैं K2 लिख देता हूं। यहां पर ये C इस फोर्स के हिसाब से मैं लेबल कर देता हूं, ये C3 और ये K3। ये हिस्सा हमारा वेलोसिटी जनरेट करेगा। सस्पेंशन का ये जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है इसकी आपने लेबोरेटरी के अंदर, थ्योरी के अंदर इसका मोशन जब डिस्कस किया होगा तो ये हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो मैं इसके ऊपर x डॉट डाल देता हूं क्योंकि ये दोनों हमारे पास वेलोसिटी के फैक्टर हैं, तो दूसरी तरफ भी मैं x डॉट डाल देता हूं। लेकिन ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की स्टिफनेस जो k मैंने दोनों तरफ लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के फैक्टर को मैं x लिख देता हूं। यहां पर हमारा ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा वेलोसिटी जनरेट करेगा, जबकि ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगा। इस हिसाब से हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट पोर्शन होगा। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए आपको इस बॉडी के दो फेसेस अलग अलग करने हैं, बल्कि 3 फेसेस बनेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाला जो पोर्शन है ये ज्वाइंटली मूव कर रहा है, तो हमने इसको एक पोर्शन का नाम दे दिया। ये पहला पोर्शन था, ये दूसरा पोर्शन है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तर्ज की इक्वेशन होती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो पहला फैक्टर होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर स्क्वायर में होती है, फिर 1 में होती है और फिर नहीं होती। इसी तरह इसकी इक्वेशन भी ऐसे ही जनरेट होती है। अब हम जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था हमारे इन पैरामीटर्स का, वो हम लिखेंगे। हमें मास गिवन था 35 किलोग्राम, वो हमने लिखा। हमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट दिया गया था C इक्वल टू 220 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। इसके अलावा हमें स्प्रिंग की जो स्टिफनेस थी K, वो दी गई थी। K इक्वल था 2500 न्यूटन पर मीटर। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस बॉडी के ऊपर जो एक्शनेबल फोर्सेस हैं उनको और उनके रिस्पांस में जो रिएक्शनेबल फोर्सेस हैं उनको एक दूसरे के इक्वल रखना है। अब यहां पर हमने जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी तो हमारे पास जो एक्शनेबल फोर्सेस थी वो हमने लेबल की थी इक्वल रिएक्शनेबल फोर्सेस के। ये दोनों फोर्सेस हैं। एक्शनेबल फोर्स हमारे पास जस्ट F1 थी और उसके रिस्पांस में जो रिएक्शनेबल फोर्सेस थी वो F2 और F3 थी। F2 एंड F3। यहां पर बात ध्यान में रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के हमेशा मुखालिफ होता है, तो इसलिए मैं इनको नेगेटिव साइन से डिनोट करूंगा। इसके बाद की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम उसको बनाते हैं। अब हमने इन फोर्सेस का डेटा निकालना है। हमने इस पोर्शन को कहा था कि ये एक्सेलरेटिंग पोर्शन है, तो हमारे पास जो फोर्स 1 है
उसमें जो एक्सेलरेशन है हम उसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। ये दोनों पोर्शन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फोर्स के फैक्टर थे। अब यहां पर आप देखें F2 अगर मैं वेलोसिटी का फैक्टर लूं तो फिर हमारे पास C2x डॉट आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा जस्ट वेलोसिटी वाला। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग जो इसका डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर होगा वो मैं प्लस करके लिखूंगा K2x। सिमिलरली जो F3 है हमारे पास उसका डेटा निकालेंगे C3x डॉट, ये वेलोसिटी, और इसके बाद K3x ये डिस्प्लेसमेंट इस सस्पेंशन की। अब हमने जो इक्वेशन जनरेट की थी F1 इक्वल्स टू माइनस F2 माइनस F3, इसको मैं इस तरह लिखूंगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0। ये तमाम का तमाम डेटा मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। यहां पर मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये ऐसे लिखा है, ये F1, ये F2 और ये F3 का फोर्स का फैक्टर है। अब मैं ये वैल्यूज जो इनका डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था वो वैल्यूज यहां पे लगाऊंगा। हमारे पास मास था 35 किलोग्राम, किलोग्राम में नहीं लिखूंगा, इक्वेशन जनरेट कर रहा हूं तो यहां पे ये ऐसे आएगा। उसके अलावा हमारे पास C2 और C3 ये 220 दिया हुआ था, तो दोनों की सेम वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पे एज इट इज। इसके अलावा K जो था ये हमारे पास 2500 न्यूटन पर मीटर था, दोनों तरफ सस्पेंशन के सेम वैल्यू आएगी, हमने वैसे ही पुट कर देनी है। इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 35 प्लस 440 प्लस 5000। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट हो गई। अब इसमें जो वैल्यूज हैं वो सेंसिटिवली सुन लें कि हमारे पास अब पूरे क्वेश्चन में जो वैल्यूज यूज होंगी वो इसी इक्वेशन से हम लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट था क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन थी 220 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू वैल्यू क्या आएगी 440 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। सिमिलरली जो क्वेश्चन में K स्टिफनेस थी स्प्रिंग की वो गिवन थी 2500 न्यूटन पर मीटर, लेकिन अब हमारे पास K की वैल्यू क्या आएगी 5000 न्यूटन पर मीटर। यही वैल्यूज हम पूरे क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहां तक हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर हमसे पूछा गया था कि डैम्पिंग रेशो बताएं और ये भी बताएं कि जो सिस्टम है सस्पेंशंस का वो अनडैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है या फिर ओवर डैम्प्ड है। ये सारी चीजें हमें डैम्पिंग रेशो मालूम करने के बाद पता चलेगी। चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस फार्मूले को, ये डैम्पिंग रेशो का फार्मूला है, इस फार्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें कि यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है C डैम्पिंग कोएफिशिएंट ये इक्विवेलेंट है और ये भी इक्विवेलेंट है। ये सिंगल वैल्यू थी क्योंकि हमने ये जो डेटा मालूम किया है ये डबल वैल्यू का था, कंपाउंड डेटा था। अब हमने उस हिसाब से अपने फार्मूले को सेट कर दिया है। हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया जीटा इक्वल टू 0.52, ये रिजल्ट शो कर रहा है कि हमारा सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प है, यानी कि हमारे पास जो बाइक की सस्पेंशन लगी हुई है वो इस काबिल है कि उसको किसी किस्म का भी
झटका लगेगा, जमीन की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा चलाते हुए, वो उसको बर्दाश्त कर सकती हैं। डैम्पिंग रेशियो जीटा हमारे पास 0.52 रिजल्ट दे रहा है। जीटा हमारे पास अगर इक्वल 1 होगा तो ये क्रिटिकली डैम्प की कंडीशन है, अगर 0 होगा तो ये अनडैम्प्ड है। अगर हमारे पास जीटा की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो फिर ये अंडर डैम्प्ड है, और अगर जीटा हमारे पास ग्रेटर देन 1 आता है तो ये ओवर डैम्प्ड है। हमारा जो रिजल्ट है वो लेस देन 1 आया है। इसका मतलब है कि हमारी जो सस्पेंशन है बाइक के अंदर लगी हुई, वो इस काबिल है कि ऑसिलेशन को रिड्यूस कर सके। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को क्वेश्चन में गिवन दिया गया था। एक क्लू तो ये था कि ये इक्वेशन अंडर डैम्प कंडीशन में इस्तेमाल होती है। दूसरा, जब हमने जीटा की वैल्यू मालूम की तो हमें पता चल गया कि हमारी जो बाइक की सस्पेंशंस हैं वो अंडर डैम्प्ड है। जो बाकी कंडीशन है जैसे क्रिटिकल डैम्पिंग है, ओवर डैम्पिंग है, उस कंडीशन में इक्वेशंस डिफरेंट होंगी। हमने क्या करना है, ये तमाम चीजें मालूम करनी है और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिजल्ट होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन है वो जहां पे मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x0 0 मीटर और वेलोसिटी जो कि हमें गिवन थी 1.5 मीटर पर सेकेंड वो यूज करूंगा। दूसरा, इन तमाम फैक्टर्स के फार्मूलाज यहां पर मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिए हैं, वो यूज करूंगा, उनमें वैल्यूज लगाऊंगा और जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वीडियो का मैग्नीट्यूड ना बढ़ जाए इसलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व किया है, आप इसको देख लें। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इस इक्वेशन का ये रिजल्ट आएगा। इस इक्वेशन की जो ब्रीफिंग थी वो मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको दी है। नेक्स्ट इसका पार्ट था कि हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइडर बतानी थी, तो उसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेशन की। मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेस होगा जब वेलोसिटी 0 होगी। इस कंडीशन को यूज करते हुए जो हमने इससे प्रीवियस रिजल्ट निकाला था उस इक्वेशन को यूज करेंगे, उसको सिंगल टाइम डेरिवेट करेंगे। डेरिवेशन के बाद हम ये वाला जो पोर्शन है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम 0 के इक्वल इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो माइनस वाली वैल्यू आ रही होगी उसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कैंसिलेशन होगी एक्सपोनेंट की वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन और कॉस को एक साइड पर और बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पर रखेंगे। इस तरह क्या होगा कि हमें ये जो t है हम इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करके इस t की वैल्यू मालूम कर लेंगे। साइन ओवर कॉस को हमने जब टेंजेंट में कन्वर्ट किया फिर उसका सिंगल एंगल रह गया, उसमें t हम सेपरेट करेंगे ऐसे। दूसरी तरफ जो सॉल्यूशन था वो एज इट इज आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम निकलेगा वो 0.1 सेकेंड का निकलेगा। हम इस वैल्यू को, जो टाइम की वैल्यू हमारे पास आई है, जो डिस्प्लेसमेंट की अंडर डैम्प इक्वेशन थी वो यूज करेंगे जिसका रिजल्ट हमने निकाला था। उसमें जहां जहां t था वहां वहां 0.1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइडर है वो ये निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 सेकेंड में राइडर अपनी बाइक से इतना ऊपर डिस्प्लेस हो सकता है। लास्टली ये पूछा गया था कि हम डैम्पिंग कोएफिशिएंट C को कितना इंक्रीज करें कि ऑसिलेशन प्रिवेंट हो सके। उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डैम्पिंग रेशो वाला। वहां से जीटा और मास और स्प्रिंग स्टिफनेस इनकी वैल्यूज लगाएंगे, C को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को
हम ओरिजिनल रिजल्ट के साथ सब्ट्रैक्शन में लेके आएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि हम डैम्पिंग कोएफिशिएंट को इतना इंक्रीज करें तो ऑसिलेशंस प्रिवेंट हो सकेंगी उस सस्पेंशन से।